नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और आने वाले समय में सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसका आएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवमांश यानी D9 कुंडली के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है, जो हम लोग नहीं देखते हैं और उसको मिस करते हैं। पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहने वाली है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो ही होगी। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखें। बहुत अच्छी इसमें हम इंफॉर्मेशन अभी आपको दे रहे हैं और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। ये टेस्टेड सारी टेक्निक्स हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो लगन कुंडली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जो लगन कुंडली होती है वो पेड़ है और जो वर्ग चार्ट होते हैं, जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, वो एक तरह से उसका फ्रूट है। हर डिविजनल चार्ट एक अलग अलग चीज को इंडिकेट करता है, तो पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस पर्टिकुलर इवेंट या जिस पर्टिकुलर भाव के बारे में आपको स्टडी करना है, उसी का डिविजनल चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए पैरेलल लगन कुंडली से। कोई भी वर्ग चार्ट लगन कुंडली को सुपरसीड नहीं करता है। जो प्रॉमिस लगन कुंडली में होगा उसका हमें एक फाइनल रिजल्ट देखना है कि वर्ग चार्ट उस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए आज बात करने जा रहे हैं नवमांश के ऊपर। हालांकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको आने वाले समय में मैं बताऊंगा। कौन से भाव इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज दो ऐसे ग्रह जो नवमांश कुंडली में, दो नहीं तीन ग्रह जो नवमांश कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको आपको जरूर स्टडी करना है। तो पहला, लड़कों की कुंडली में, यानी लड़कों की कुंडली में जब आप उनका D9 चार्ट देखेंगे, नवमांसा चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है वीनस, क्योंकि वीनस लड़कों की कुंडली के लिए वाइफ का सिग्निफिकेटर होता है, और नवमांश में इसकी पोजीशन आपको जरूर स्टडी करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? वीनस जो है ये लव रिलेशन का प्लैनेट है, डिजायर का प्लैनेट है और ये डिवोशन का प्लैनेट है। लव और डिवोशन दोनों इस चीज से देखी जाती हैं। और जैसे मैंने बताया ये आपकी वाइफ का प्लैनेट है। तो अगर नवमांश में वीनस अच्छे भावों में प्लेस्ड नहीं होगा, अब अच्छे और खराब भाव कौन से होते हैं थोड़ा सा ये स्टडी कर लेते हैं। तीसरा, छठा, आठवां और 12वां। 12वें में भी अगर नवमांश में वीनस होगा तो एक खराब ही माना जाता है। बहुत सी बुक्स में और बहुत सारी जगह पे लिखा रहता है कि 12th में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन एक बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑथर ने बहुत क्लियर लिखा है 12th में भी वीनस प्रॉब्लम्स कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, अगर उस पर बहुत मेलेफिक प्रभाव होगा। तो 3, 6, 8, 12 अगर नवमांश कुंडली में मेल चार्ट में वीनस यहां पर बैठा है तो इसकी पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। जब नवमांश में वीनस पीड़ित हो जाता है तो ऐसा कहा गया है हमारी क्लासिकल बुक्स में कि व्यक्ति जिस तरह से एक्सपेक्टेशन रखता है अपने रिलेशनशिप, अपना लव, और मोस्टली ये मैरिज के लिए देखा जाता है, तो जैसी एक्सपेक्टेड वाइफ उसको चाहिए वैसी नहीं मिल पाती है, या उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है लव और रिलेशनशिप की तरफ अपने स्पाउस से, वो उसको वैसा नहीं मिल पाता है। बहुत सी कुंडलियों पे आपने देखा होगा जब छठे 8वें घर में वीनस रहे और बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव में हो तो हमेशा हस्बैंड के मन में यही ख्याल आता है कि ये जो एक्सपेक्टेड वाइफ थी वैसी मुझे नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशंस में, या आप कह सकते हैं कि पर्सन की सोच में एक कमी जरूर रहती है कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे एक्सपेक्टेड था, वो मुझे नहीं मिल पाया है। तो ये वीनस से हम देखेंगे और कौन से प्लैनेट्स उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड वीनस, खराब भाव में बैठे, खराब ग्रहों के द्वारा दृष्टि या खराब ग्रहों के साथ युति, तो इस तरह की फीलिंग्स पर्सन के मन में आती हैं और एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ ये लेकर जाता है। दूसरा,
अगर आप लड़कियों की कुंडली देखेंगे तो इसका वाइस वर्सा भी आप ले सकते हैं। एक अच्छा वीनस कुंडली में यानी नवांश कुंडली में, लड़कों की कुंडली में अच्छा वीनस शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट, बृहस्पति द्वारा दृष्ट, एक अच्छे बृहस्पति द्वारा, तो ये शो करता है कि आप एक सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ जीते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन रहती है, जो आपको स्पाउस या आपकी वाइफ जो मिल गई है उससे आप सेटिस्फाई रहते हैं, और लव रिलेशंस भी आप दोनों के अच्छे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हस्बैंड और वाइफ बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कुंडली का सिनेरियो है, अभी आपको वाइफ का भी कुंडली देखना है। तो वाइफ की कुंडली में यानी फीमेल कुंडली में हमें क्या एनालाइज करना है, D9 चार्ट में जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जो है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो वैदिक है, तो वैदिक में हस्बैंड का जो कारक है इसको जुपिटर सिग्निफाई करते हैं लड़कियों की कुंडली में। तो सेम रूल वही है जो वीनस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर जुपिटर खराब भावों में है, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें, खासकर अगर जुपिटर तीसरे भाव में है नवमांश कुंडली में, तो ये मरण स्थान कारक ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे अगर लड़कियों की कुंडली में ये पोजीशन है तो हमेशा आपके मन में ये ख्याल आएगा कि शादी तो हो गई, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा हस्बैंड मुझे मिलना चाहिए या इस तरह का उसका नेचर होना चाहिए, वो सब आपको नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं एक लव रिलेशंस में बॉन्डिंग की कमी रह जाती है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, वो आपको नहीं मिल पाती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ अभी एक रूल है, अभी इसके बहुत सारे रूल्स आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। कौन सा भाव इंपॉर्टेंट होता है नवमांश में, ये भी बहुत रोल प्ले करता है। तो ये एक प्लैनेट हो गया जिसको आपको नवमांश कुंडली में जरूर एनालाइज करना है। दूसरे प्लैनेट है मंगल। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले प्लैनेट मैंने लिखे थे शुक्र, और अब दूसरे प्लैनेट हम चेक करेंगे मंगल। हालांकि इसमें और प्लैनेट्स भी चेक करने हैं, लेकिन वो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब मंगल के सिग्निफिकेशंस आपको पता होने चाहिए, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। मंगल एक लॉजिकल प्लैनेट है, लड़ाई झगड़ा करने में बहुत तेज रहते हैं। तो नवमांश में, ये हमें नवमांश में देखना है, लग्न कुंडली में नहीं देखना है। अगर नवमांश में मंगल नीच के हो गए, छठे घर में बैठ गए, 8वें घर में बैठ गए, 12वें घर में बैठ गए, तीसरे घर में बैठ गए, और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव भी है, शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैरिज को लेकर यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो पर्सन होगा जिसकी भी आप कुंडली देख रहे होंगे और जिनका मंगल अगर छठे भाव में है, नीच का हो जाए यहाँ पे, तो ऐसे केसेस में पर्सन बिना बात के झगड़ा करेगा जिसका कोई आधार नहीं होगा, और अननेसेसरी फाइट्स होंगी जिसका कोई बेस नहीं होगा। तो बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना ये मंगल की एक प्रवृत्ति बन जाती है जब वो नवमांश कुंडली में एक खराब हाउस में बैठ जाए और इस पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव हो जाए। तो ये आपको जरूर एनालाइज करना है। दूसरा, अगर अच्छे भावों में भी बैठे लेकिन बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा, तब भी आप देखोगे हस्बैंड वाइफ के बीच में बिना बात के छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहेगा जिसका आधार कोई नहीं होता है। लेकिन यही मंगल अगर अच्छे होंगे, नवमांश कुंडली में शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होंगे, शुभ भावों में होंगे, तो फिर इस तरह की लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे। अगर होंगे भी तो दोनों एक लॉजिक लगाकर एक अच्छे से सेटलमेंट कर उस लड़ाई झगड़े को खत्म करेंगे। लेकिन एक पीड़ित मंगल ये उकसाता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, और जैसे मैंने आपको बिना बताया हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़ा होता है बिना बात के। तो ये दोनों कुंडलियों में आपको देखना है, हस्बैंड की कुंडली में भी देखना है, वाइफ की कुंडली में भी देखना है। अब हस्बैंड की कुंडली में मंगल नीच के हैं, छठे भाव में है, और उदाहरण यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हस्बैंड के नवमांश कुंडली में ये पोजीशन है और वाइफ की नवमांश कुंडली में भी मंगल अष्टम भाव में है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मैरिड लाइफ रहने वाली है। रेगुलर बेसिस पर झगड़ा होगा, फाइट होगी बिना किसी रीजन के। तो ये चीज आप जरूर एनालाइज करिए। अब तीसरा एक और महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, यहाँ पे अभी कवर नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट नवमांश में आपको क्या देखना है। मोस्टली
हमारे मन में ये हमेशा रहता है कि नवमांश मैरिज के लिए देखा जाता है। बिल्कुल, मैरिज के लिए भी देखा जाता है, बाकी सब चीजों के लिए भी देखा जाता है। ग्रह की कितनी स्ट्रेंथ है, फाइनली एक राजयोग आपको अच्छा रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, ये नवमांश में उसकी पोजीशन देखी जाती है। और पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ कुंडली है जिसको D9 चार्ट कहते हैं। ये भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो फोकस है वो मैरिज के ऊपर ही है। तो अब पहली चीज, जब भी आप किसी लड़का या लड़की दोनों में से किसी का भी चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, उनकी नवमांश कुंडली देखिए। अगर नवमांश कुंडली में छठे घर में कोई ग्रह बैठा है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो मैलेफिक ग्रह हो, ये आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा अलग अलग तरीकों से। फिर डिपेंड करेगा उस ग्रह के कारकत्वों के अनुसार। अगर शुक्र होंगे तो मैरिज और रिलेशनशिप्स, यानी मैरिज होने में ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोग जेलस फील करेंगे और रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। अगर साथ में केतु होगा तो कंफर्मेशन होगा कि रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। मंगल होगा तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से लड़की को लड़का पसंद नहीं आएगा, या वाइस वर्सा, जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं। शनि होंगे छठे भाव में तो पर्सन डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। उसको हमेशा यही एक प्रॉब्लम रहेगी कि लड़के का प्रोफेशन अच्छा नहीं है या लड़का देखने में अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ उसके मन में इल्यूजन, डाउट हमेशा रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से मैरिज डिले हो जाती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। लेकिन ये सब पहले आपको लगन कुंडली में भी जरूर देख लेना है कि वहां पे मैरिज के क्या प्रॉमिस है। उसके बाद अगर बृहस्पति रहेंगे तो फिर कोई एल्डरली पर्सन की वजह से रुकावट आना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा रहेगा तो सामने वाले की मदर की तरफ से, सूर्य रहेगा तो फादर की तरफ से। इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जरूर देखना है कि छठे घर में बैठा हुआ जो ग्रह है उसको कौन देख रहा है। जब तक आप दूसरे ग्रहों को बीच में नहीं लेंगे, एक ग्रह से कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करना है। हो सकता है इनको बृहस्पति देख रहे हो तो फिर एक रिलीफ का फैक्टर वहां पे मिल गया है। लेकिन अगर छठे घर में कोई ग्रह बैठा है, राहु केतु एक्सिस में है, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो फिर नेचुरल बात है यही एक ग्रह है जो आपकी मैरिज नहीं होने दे रहा है। किसी ना किसी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं दोस्तों। अब दूसरा आपको देखना है कि D9 चार्ट में अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप किसी की मैरिज की बात करते हैं, या अगर आप चार्ट भी कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे भी ये बहुत काम आता है। अष्टम भाव में नवमांश में बैठा हुआ ग्रह हमेशा बहुत अप डाउन्स करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, और बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी होती है मैरिज को लेकर, क्योंकि हम मैरिज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो भी हम D9 चार्ट को D10 के पैरेलल कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी मैरिज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो D9 में अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह है, उन पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव, और उनकी अगर दशा अंतरदशा भी चल रही है लगन कुंडली के अनुसार, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी होती है मैरिज के टाइम पर। तो यहां तक अभी मैं इसको सीमित कर रहा हूं, क्योंकि इसकी सेकंड थर्ड पार्ट्स भी मैं अभी बनाऊंगा, जिसमें आपको भावों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि कौन सा भाव नवमांश में हमें जरूर देखना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नवमांश कुंडली में, इसको आप जरूर एनालाइज करिए, वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो होता है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली में जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा होगा, ये शो करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। तो जो भी ग्रह यहाँ पे होगा, उस पर्सन को उस ग्रह के अकॉर्डिंग उस रिलेटिव को या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे सूर्य लिखा है, तो सूर्य अगर नवमांश कुंडली में होगा तो पर्सन को मैरिज की तरफ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा। अगर इन पर बहुत पाप प्रभाव होगा तो फिर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू कर देगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा तो फिर आप देखेंगे ऐसे पर्सन्स हमेशा मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको अच्छी तरह से चलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। वो आपको जरूर यहाँ पे ले लेने हैं। तो नवमांश में दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
क्योंकि ये जिम्मेवारी का भाव है। विवाह के बाद ये फैमिली का हाउस बन जाता है। तो यहाँ बैठे हुए ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आपको एनालाइज करना है, कितना इन पे पाप प्रभाव है, कितना इन पे शुभ प्रभाव है, और हर ग्रह का अलग अलग रोल भी होता है। वो भी आने वाले टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, सेकंड और थर्ड वीडियोस में। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ मैं वीडियो को। वो इसको देखते रहिए, सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा। जय श्री राम, जय शनिदेव।